वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 16 ऑफ माय ऑब्सेशन। रात का वक्त आहना कमरे के अंदर आई ही थी कि किसी ने उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ उसे दीवार से चिपका दिया। आहना जोर से चिल्लाने को हुई कि जैसल ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। आहना की मासूम सहमी नजरों को देख जैसल हल्का मुस्कुरा कर बोला, रूम में मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता वाइफी, इतना तो सोचना चाहिए ना तुम्हें। आहना ने जैसल का हाथ अपने मुंह से हटाया और चिढ़ते हुए बोली, और तुम्हें भी इतना सोचना चाहिए कि ऐसे भूत के जैसे अचानक प्रकट हो जाओगे, ऊपर से ऐसी हरकतें करोगे तो डर तो लगेगा ना। सॉरी, जैसल ने आहना के चेहरे को देखते हुए कहा। आहना ने आगे कुछ नहीं कहा। जैसल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लाकर बिस्तर पे बिठाया। आहना हैरान होते हुए कहती है, क्या कर रहे हो तुम? खामोश रहो वाइफी, कभी कभी थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए। इतना कह जैसल आहना के ठीक सामने लेकिन जमीन पर बैठ गया। आहना बिस्तर पर बैठी थी और जैसल ठीक उसके कदमों में। यह देख आहना के चेहरे पर एक उलझन साफ दिखने लगी थी। अगले ही पल जैसल ने आहना का पाँव पकड़ा तो आहना को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी, लेकिन इससे पहले वे कुछ कहती उसकी नज़रें जैसल की गहरी नज़रों से जा टकराई और फिर जैसे धीरे धीरे करके वे सब कुछ भूलने लगी। बस एकटक जैसल को देखती रही। जैसल ने आहना के पाँव को अपनी लेग पे रखा और अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाल उसे खोला। आहना चुपचाप गौर से ये सब देख रही थी। जैसल ने उस बॉक्स को बेहद खूबसूरत जैसल ने उस बॉक्स से बेहद खूबसूरत एंकलेट निकाला और बड़े प्यार से उसे आहना के पाँव में पहनाने लगा। इस वक्त जैसल के डार्क लिप पे एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी, तो आहना की आंखों में धीरे धीरे नमी सी उभरने लगी थी। और अगले ही पल जब जैसल ने आहना का पाँव अपने होठों से चूमा तो आंसू का एक कतरा आहना की आंख से बह निकला, जिसे आहना ने जल्दी ही पहुंच लिया। जैसल ने सिर उठाकर आहना के चेहरे को देखा और मध्यम आवाज में बोला, साथ मत छोड़ना वाइफी, वरना ये दीवाना मर जाएगा। आहना जो अभी तक जैसल को निहार रही थी, उसने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। शायद उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम हमेशा ये पागलों जैसी बातें क्यों करते रहते हो? ये कुछ ओवर नहीं हो जाता? इतना कि आहना उठी और वहां से जाने को हुई। तभी जैसल तुरंत खड़ा हुआ और आहना की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। आहना जैसल के सीने से टकराई। उसकी हथेलियां जैसल के सीने पर टिकी हुई थी। वे अपना सिर उठा जैसल के चेहरे को देखती है तो जैसल उसकी एक हथेली को अपने सीने से उठा से बड़े प्यार से चूमता है। दीवानगी और पागलपन से भी आगे बढ़ चुकी है मेरी ये मोहब्बत। जोगी जोगी होता जा रहा हूँ मैं तुम्हारे इश्क में। तुम बिन कहीं अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम और सिर्फ तुम हो यहाँ। ये कहते हुए जैसल ने आहना की उस हथेली पर अपना हाथ रखा जो इस वक्त जैसल के दिल वाली जगह पर थी। तुम मेरी धड़कनें महसूस कर सकती हो वाइफी, अगर कर सकती हो तो तुम्हें इन धड़कनों में बस तुम्हारा नाम सुनाई देगा। आहना तुरंत अपना हाथ वहां से हटाती है और हकलाते हुए कहती है, तो तुम ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहे हो? जैसल आहना की कमर पे अपने हाथ बांधते हुए उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, फिल्मी? हम तो ठीक है, तो कुछ फिल्में करके दिखा देता हूँ तुम्हें। इतना कह जैसल ने आहना के कोमल लबों को एक पल में अपने हार्ट लिप्स की कैद में गिरफ्तार कर लिया। आहना की हथेलियां जैसल की शर्ट पर कस गई। उसके कोमल लब पूरी तरह से जैसल के होठों में कैप्चर थे और जैसल बड़ी शिद्दत और नजाकत से उन लबों का रस पीने में खोया हुआ था, जाने कब, क्यों और कैसे। लेकिन आहना ने भी इसे रिस्पांस देना शुरू कर दिया। उसकी हथेलियां धीरे धीरे करके जैसल के सिर तक पहुंच गई और उसकी उंगलियां जैसल के बालों के साथ खेलने लगी। दोनों बिल्कुल गहराई में खोते चले जा रहे थे। जुनून बढ़ता जा रहा था और बदन में एक आग सुलगती जा रही थी। आहना जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली। शायद उसे अब एहसास हो रहा था कि वह जैसल के साथ साथ बहकती जा रही है। जाने क्यों, लेकिन मैं खुद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। वो मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कह वो जैसल के पास से निकलकर सीधा बिस्तर पे जाकर लेट गई। जैसल हल्का मुस्कुराकर बोला, गुड नाइट वाइफी। आहना ने कुछ जवाब नहीं दिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसल इस वक्त बालकनी में था और सिगरेट के कस भर रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बोलो बॉस, हेमर को जमानत मिल गई है। वह जेल से बाहर आ चुका है और इन सब में मैंने कहीं पर भी आपका नाम नहीं आने दिया। राका की बात सुन जैसल की काली आंखों में गुस्सा उतर आया। वह दांत पीसते हुए कहता है, गुड जॉब राका, हेमर को हमारे पुराने गोदाम पर लेकर आओ, मुझे उससे सारे हिसाब बराबर करने हैं। इतना कह जैसल बालकनी में से सीधा रूम में आया। उसने अपना मोबाइल बिस्तर पे रखा और अपनी गन ढूंढने लगा। उसने एक दो डोर खोले लेकिन गन नहीं दिखे। इसके बाद इरिटेट होते हुए उसने कवर्ड खोले और आखिरकार उसे उसकी गन मिल गई। अपनी गन में गोलियां लोड करते हुए उसे हाथ मिली है। वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकला।
सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया ही था कि अचानक उसे ध्यान आया कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। उसे खुद पर झल्लाहट हुई। उसने सीढ़ी के पास बनी साइड टेबल पे अपनी गन रखी और वापस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे कमरे की तरफ आया। उसने हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, सोफे के कुशन बिखेरे और आखिरकार उसकी नज़र बेड पर रखे मोबाइल पर पड़ी, जिसे तुरंत उठाते हुए जैसल कमरे से बाहर निकला। अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते उसने गन भी उठा ली थी और एक पल के लिए भी वे खुद को रोका नहीं था, बस पढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जैसल अपनी तेज रफ्तार कार को एक पुराने से गोदाम के बाहर रोकता है। कार रुकने के साथ ही वे उतरा और आगे बढ़ा। उसके कदमों की रफ्तार और आंखों का गुस्सा हर बढ़ते वक्त के साथ तेज होते चले जा रहे थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचा, उसकी सुर्ख नजरें सीधा ध्रुव पर गई, जो अपने हाथों को एक दूसरे में बांधे हुए सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसने एक बार भी नजरें उठाकर जैसल की तरफ नहीं देखा। यू बलड़ी, ये कहते हुए जैसल तुरंत ही आगे बढ़ा और ध्रुव का कॉलर पकड़ लिया। ध्रुव का कॉलर पकड़ से झकझोरते हुए बोला, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? हमारे सारे सीक्रेट्स उस इंस्पेक्टर तक कैसे पहुंच गए? ध्रुव अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, एक गलती हो गई थी जेम्स, प्यार कर बैठा था मैं किसी से, उस पर भरोसा किया और उसने मेरे भरोसे का खून कर दिया। जैसे उसका कूलर झटके से छोड़ता है तो वे 2 कदम पीछे हो जाता है। मैंने जब तुम्हें समझाया था तब दिमाग कहाँ था तुम्हारा? बोला था ना मैंने कि या तो जेम्स के साथ काम कर लो या इश्क लड़ा लो, लेकिन नहीं, तुम्हें दोनों नावों पर पैर रखकर चलना था। डूब गए ना? जैसल के सवाल पर ध्रुव ने एक बार अपनी नजरें उठाई और कांपती हुई आवाज में बोला, सॉरी जेम्स। जैसल अपनी गन निकालता है और ध्रुव पर पॉइंट कर देता है। ध्रुव कुछ रिएक्ट नहीं करता। शायद इन सब का अंदाजा उसे पहले से ही था और अपनी गलती का अंजाम भुगतने के लिए वे तैयार दिखाई दे रहा था। जैसल गुस्से में से घूरता रहा और गन को उस पर पॉइंट करते कर रखा। कुछ पल सब खामोश रहा, सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक ही जैसल ने अपनी गन पीछे खींच ली। उसने ध्रुव की तरफ अपनी पीठ कर ली और अपने गर्म माथे को 2 उंगलियों से रगड़ने लगा, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोबारा ध्रुव की तरफ पलटा और बोला, मैंने मेरी वाइफ को वादा किया है कि मैं किसी की जान नहीं लूंगा। अगर पहले वाला जैसल होता तो अब तक 6 गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल चुका होता। बट दिस विलन हैज नाउ फॉलन इन लव। आहाना का जिक्र सुनते ही ध्रुव हिम्मत जुटा बोला, जेम्स, आपको कुछ बताना था। ध्रुव ने इतना ही कहा था कि अचानक फायरिंग होनी शुरू हुई। ये फायरिंग बाहर की तरफ से हो रही थी, जिसे देखते ही जैसल के सारे गार्ड्स चौकन्ने हुए और राका के साथ साथ ध्रुव ने भी अपनी पोजीशन ले ली। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सबकी नजरें एक इंसान पर ठहर गई, जिसने इस वक्त जैसल के सिर पर बंदूक पॉइंट कर दी थी। वह इंसान अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लेकर जैसल के आदमियों को देखते हुए कहता है, गन डाउन, गन डाउन। फरहाद, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जेम्स पर निशाना लगा रहा है? रोक, राका गुस्से में बोला। फरहद के पीछे उसके बाकी के आदमी भी खड़े थे, जिन्होंने जैसल की पूरी गैंग पर बंदूकें तान रखी थी। क्योंकि फरहद ने अपनी गन जैसल पर पॉइंट कर रखी थी, इसलिए जैसल के आदमियों ने अपनी बंदूकें नीचे कर रखी थी। मेरे भाई को मारा है तूने जेम्स, अब बारी तेरी है। फरहद की आंखों में नफरत थी, जिसे देख जैसल, जो इतनी देर से खामोश खड़ा था, वे हल्का मुस्कुराया और चेहरे पर डेविड एक्सप्रेशन लिए बोला, भाई मरा था तो तू तो जिंदा रहता, तुझे मरने का शौक क्यों चढ़ा जो तू यहाँ चला आया? इतना कह जैसल ने अपने हाथ में ली हुई गन को फरहद की तरफ पॉइंट किया। इस वक्त दोनों की बंदूकें आमने सामने थी और दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा नफरत। फरहद तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं अपने आदमियों को कह देता हूँ कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा। क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू अकेला मेरा मुकाबला कर सके? अगर ऐसा है तो अपने आदमियों को कह कि हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। फरहद की बात सुन जैसल के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी तीखी नजरों से एक बार अपने आदमियों की तरफ देखा और बस इतना काफी था सबके लिए यह समझ लेना कि जैसल का क्या ऑर्डर है। जैसल और फरहद दोनों ने एक दूसरे को कुछ पल घूरा, फिर जैसल ने अचानक ही अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन फरहद ऐसे ही खड़ा रहा क्योंकि जैसल की गन से गोली निकली ही नहीं थी। हा हा हा, ये हंसी फरहद की थी क्योंकि जैसल ने दोबारा उस पर गन चलानी चाहिए और इस बार फिर से कोई बुलेट नहीं निकली थी। जैसल गुस्से में कांपने लगा था, उसके दिमाग की नसें बाहर आने को थी, चेहरा काला पड़ता जा रहा था। उसने तुरंत ही अपनी गन को ही खोल कर देखा तो उसमें एक भी बुलेट्स नहीं थी। गन पूरी तरह से खाली थी। अब गुस्से के साथ साथ जैसल को हैरानी ने भी घेर लिया था। उसे याद था कि हवेली से निकलते वक्त उसने गन में बुलेट्स लोड की थी, फिर बिना यूज किए बुलेट्स गायब कैसे हो गई? जैसल को परेशान देख राका अपनी गन लिए हुए आगे बढ़ा। तभी फरहद ने कहा, वहीं रुक जाओ, तुमने सुना नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बॉस ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? कम से कम उसकी जिंदगी के आखिरी पलों में तो उसका हुक्म मान लो। राका
ठहर गया क्योंकि जैसल ने अपनी पलकें झपका उसे रुकने का इशारा किया। हाँ हाँ, पहली बार जेम्स को कमजोर देख रहा हूँ। जस तरस आ रहा है तुम पर जेम्स। फरहद की बातें बेशक जैसल के गुस्से को चरम की ओर लेकर जा रही थी, लेकिन फरहद भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वे तिरछा मुस्कुराकर कहता है, गन में बुलेट्स नहीं, चेहरे पर वो रोब नहीं, आंखों में वो जुनून नहीं। लगता है जेम्स ने अपने सारे रास्ते बदल लिए हैं। वैसे सुना था मैंने कि जेम्स को मोहब्बत हो गई है किसी हसीना से। शायद इश्क ने ही ये हाल बनाया है जेम्स का। पर्सनल मैटर से दूर रहे, जैसल ने बड़े ही गुस्से भरे अल्फाजों में कहा। फरहद हंसते हुए बोला, जनाब अर्ज किया है। फरहद की बात पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फरहद मुंह बनाते हुए कहता है, इरशाद तो बोलो भाइयों। इसके बाद फरहद के आदमियों ने एक साथ इरशाद कहा। फरहद फिर मुस्कुरा कर बोला, मोहब्बत में जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं होता कि यहाँ बंदा मरता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, पर असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। फरहद का शेर सुन जैसल ने उसे तीखी नज़रों से देखा। फरहद ने अपनी गन के ट्रिगर पर अपनी उंगलियां घुमाई और अपने होठों को तिरछा करके बोला, गुड बाय जेम्स। इसी के साथ गन चलने की आवाज़ आई और जैसल की नज़रें ध्रुव पर हैरानी से टिक गई, जिसने अचानक ही जैसल के सामने आकर उसके शीशे की बुलेट अपने सीने पे ले ली थी। जैसल ने अपने होठों को फोल्ड कर एक विसल बजाई और ये उसका इशारा था अपने आदमियों के लिए, जिसे पाकर उसके सारे आदमियों ने फरहद और उसके आदमियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। फरहद तुरंत वहां से भाग निकला और जैसल के आदमी उस पर फायरिंग करते हुए लगातार उसका पीछा कर रहे थे। हैमर आर यू ओके? जेम्स ने जमीन पर तड़प रहे ध्रुव के करीब बैठ उसे चेक करते हुए पूछा। इट्स ओके जेम्स, शायद मेरी गलती की यही सजा थी। मोहब्बत जो की थी बर्बादी तो मिलनी ही थी। बस आपसे कुछ बात करनी थी अर्जेंट। ध्रुव की जबान से बड़ी मुश्किल ही शब्द निकल पा रहे थे, लेकिन वो आगे कुछ कहता तब तक उसकी आंखें बंद हो गई। हवेली में आहना अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी तो थोड़ी घबराहट, लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या थी इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। आहना ने मुड़कर देखा जहां जैसल खड़ा था। उसने एक नज़र आहना पर डाली, लेकिन कुछ रिएक्ट किए बिना वह अंदर आया। उसकी शर्ट पे खून लगा था, जिसे देख आहना ने बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर किया। जैसल आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता है और फिर एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। तुम अभी तक सोई नहीं वाइफी? जैसल आईने में से आहना को देखते हुए बोला। आहना नहीं मां, वो जाने क्यों आहना इतनी डरी हुई थी कि उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जैसल ने पलटकर आहना को देखा। एक शर्ट दे दो वाइफी। आहना हाँ में अपना सिर हिला क्लोज की तरफ जाती है और एक शर्ट लाकर जैसल के हाथ में रखती है। जैसल ने वे शर्ट अपने चौड़े सीने पर डाली, फिर आहना के सहमे हुए चेहरे को देखा। देख बोला, इतना डर क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? आहना ना में अपना सिर हिला देती है। वे कुछ कहे बिना वहां से जाने लगती है तो जैसल उसकी कलाई पकड़ लेता है। आहना पलटकर उसकी तरफ देखती है तो जैसल मध्यम आवाज में कहता है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाव भाव, सब कुछ पढ़ सकता हूँ मैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। अब मैं सिर्फ वजह जानना चाहता हूँ। आहना ने अपनी नजरें झुका ली। वो शायद हिम्मत जुटा रही थी कुछ कहने की, तब तक कमरे का दरवाजा खुला और इसी के साथ एक आवाज उस कमरे में गूंजी। मैं बताती हूँ कि आहना इतनी क्यों घबराई हुई है। जैसल ने पलट कर देखा तो वहाँ काश भी खड़ी थी, जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान बसी हुई थी। उसे देखते ही जैसल गुस्से में कहता है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। काशी थोड़ा हंसी, फिर अपने कदम बढ़ा अंदर आई और सोफे पर बड़े शान से बैठ गई। उसे ऐसे देख जैसल गुस्से में आग बबूला हो गया। वो आगे बढ़ा और काशवी की कलाई जोर से पकड़ी। निकलो यहाँ से वरना धक्के मार कर निकालूंगा। तुम्हारी लोडेड गन से बुलेट्स निकालने का शुभ काम क्या है तुम्हारी प्रिय प्राणों से प्यारी तुम्हारी जाने तमन्ना तुम्हारी वाइफी ने? बेहद सरकास्टिक स्टाइल के साथ काशवी ने ये बात कही और उसकी बात सुनते ही काशवी की कलाई जैसल की पकड़ से खुद ब खुद छूट गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया, मानो शरीर दिमाग दिल धड़कने सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। क्या हुआ जैसल? सच बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? काशवी ने जैसल के चेहरे को पढ़ते हुए कहा। जैसल खुद को सहज करते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। मुझे मेरी वाइफी पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए जैसल ने काशवी से अपनी नजरें हटा आहना के चेहरे पर टिका ली। जैसल की नजरें खुद पर महसूस करते ही आहना ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके चेहरे को झुकते ही जैसल ने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि आहना के रिएक्शन साफ जाहिर कर रहे थे कि काशवी झूठ नहीं बोल रही है। तभी काशवी अपने मोबाइल में एक वीडियो प्ले करती है और उसमें साफ दिख रहा था कि जैसे ही जैसल ने सीढ़ियों के पास बने
उस टेबल के ऊपर गन रखी और वापस अपने कमरे की तरफ गया। ठीक वैसे ही आहना ने चुपके से वे गन उठाई और उसकी बुलेट्स निकाल दी। उसके बाद उस खाली गन को वापस उसी जगह पर रख दिया। उस वीडियो को देखते हुए जैसल की आंखें लाल हो गई चुकी थी, हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। गुस्से के कारण उसकी सांसें तेज होने लगी थी। वह एक नज़र आहना को देखता है जो सहमी नज़रों से जैसल को देख रही थी। इसके बाद जैसल तुरंत वहां से निकल जाता है। आहना एक नज़र काशवी को देखती है जिसके चेहरे पर इस वक्त जीत की खुशी झलक रही थी, लेकिन आहना उसे कुछ नहीं कहती और जैसल के पीछे जाती है। जैसल बेहद गुस्से में हवेली से बाहर निकला। उसने तुरंत ही अपनी कार स्टार्ट की और हवा की स्पीड में वहां से आगे बढ़ा। आहना जो उसके पीछे बाहर तक आई थी, वे जैसल को जाता हुआ देखकर कुछ पल खामोश खड़ी रही। फिर अचानक ही उसने कुछ दूर पर खड़ी दूसरी कार की तरफ अपना रुख किया। जैसे ही वे उस कार तक पहुंची, वैसे ही एक ड्राइवर आगे बढ़कर कार की पिछली सीट का गेट खोलता है और कहता है, बड़े ठाकुर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको जहाँ भी जाना हो मैं आपके साथ जाऊँ। आहना कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है, अपने बड़े ठाकुर की गाड़ी का पीछा करो फास्ट। उस ड्राइवर ने आहना की तरफ हैरानी से देखा तो आहना अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते पाए तो तुम्हारी नौकरी गई समझो, जल्दी करो। तो ड्राइवर तुरंत कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और आहना के कहे अनुसार जैसल की कार के पीछे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद जैसल की कार सीधा उसके बंगले के बाहर रुकी। वो गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा। सभी गार्ड्स चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। जैसल ने अचानक ही उन गार्ड में से एक की गन छीन ली और अपने हाथ में ले ली। दूसरे गार्ड ने तुरंत आगे बढ़कर जैसल के ठीक सामने कुछ दूर पर कांच की बोतल रखनी शुरू की। एक के बाद एक कई सारी बोतल्स रखने के बाद वो गार्ड किनारे जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब जैसल की नजरें उन बोतल्स पर पड़ी पूरी तरह से टिकी थी, लेकिन दिमाग में चल रहा था तो सिर्फ वो वीडियो जो अभी थोड़ी देर पहले काशवी ने दिखाया था। जैसल ने वे सब याद करते हुए एक के बाद एक निशाना लगाना शुरू किया और जैसल की गल से निकली बुलेट्स के कारण वे बोतल्स एक एक करके चकनाचूर होते चले गए। जैसल कुछ पल खामोशी से उन बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को निहारता रहा, जैसे वे टुकड़े कांच के नहीं बल्कि उसके दिल के थे। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने वह गन हवा में उछाली तो उसके गार्ड ने आगे बढ़कर उस गन को अपने हाथों से कैच किया। इसके बाद जैसल दूसरी तरफ गया। वह इस वक्त स्विमिंग पूल के बिल्कुल किनारे खड़ा था। अपनी जेब से सिगरेट निकाल उसे सुलगाते हुए जैसल लंबे लंबे कश भर रहा था और स्विमिंग पूल के ठहरे साफ पानी में अपनी परछाई को एकटक निहार रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और क्योंकि उसकी नजरें इस वक्त स्विमिंग पूल के पानी में थी ठहरी थी, इसलिए आहना का एक साफ पानी में उसे ठीक से दिखाई दे गया था। या शायद नहीं भी देखता तो आहना की खुशबू उसके एहसास जैसल को उसके करीब होने की खबर दे ही देते हैं। लेकिन वो आहना को देखकर भी उसकी तरफ पलटा नहीं, ऐसे ही खामोश खड़ा अपनी सिगरेट के कस भरता रहा। तभी आहना मध्यम आवाज में कहती है, आई एम सॉरी जैसल। आहना के मुंह से सॉरी सुन जैसल का गुस्सा मानो और ज्यादा बढ़ गया। उसने आहना का हाथ झटका और 2 कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। हालांकि अभी भी वे स्विमिंग पूल के किनारे पर ही खड़ा था। एक बार मेरी बात सुन लो जैसल। आहना इतना कि आहना जैसल के करीब आई और उसके बाजू को पकड़ा तो जैसल ने झटके से अपनी बाजू छुड़ा ली। आहना का बैलेंस बिगड़ा, वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में गिर गई। छम की आवाज जब जैसल के कानों को सुनाई थी तो उसने हैरानी से स्विमिंग पूल के अंदर देखा, जहां आहना पूरी तरह से भीगी हुई थी और बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ये देख जैसल को खुद पर बेहद गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में ली सिगरेट को फेंका और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा अपनी शर्ट को अपने बदन से अलग किया। बिना एक पल गवाए वे स्विमिंग पूल के अंदर कूदा और तैरते हुए आहना के करीब जाकर उसकी कमर को पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया। अब जाकर आहना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथों को जैसल की गर्दन में लपेट लिया था। जैसल की चीन इस वक्त आहना के उफनते हुए सीने पर टच हो रही थी। वे अपने भावरहित नजरों से एकटक आहना को निहार रहा था। उसके बदन में चिपके उसके भीगे कपड़े, उसके लंबे बाल जो गीले होकर उसकी पीठ और सीने से पे बिखरे हुए थे, उसका चेहरा जिस पर इस वक्त पानी की बूंदें ठहरी हुई थी, वे बेहद हसीन लग रही थी। उसके होठों का तो कुछ कहना ही नहीं, पानी में धुलकर उस मानो और ज्यादा गुलाबी हो चुके थे। जैसल के सीने में इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए आहना की कांपती उंगलियों की हरकत उसे साफ समझ आ रही थी। उस पानी ने तो जैसल के बदन में पूरी तरह से एक आग सुलगा दी थी। वो आहना के भीगे लबों की और हल्का झुका, लेकिन जाने क्यों उसने खुद को रोक लिया और अचानक ही आहना को अपनी बाहों में उठा लिया। आहना ने जैसल के सीने पे अपनी गोरी नाजुक बाहें डाल ली और उसके चेहरे को एकटक
देखने लगी, जो गुस्से में शायद और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। लेकिन जैसल ने आहना के चेहरे पर एक बार भी नजर नहीं डाली और किसी पत्थर की तरह खुद को मजबूत किए वो पुल से बाहर निकला। इसके बाद भी आहना को बाहों में उठाए हुए वे आगे बढ़ता रहा और बंगले के अंदर आया। उसने आहना को हॉल में उतारा। आहना मासूम चेहरा बनाए उसे निहार रही थी। जैसल वो इतना ही बोल पाई थी कि जैसल तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे की ओर चला गया। आहना कुछ पल खामोश खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटा सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद भी कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे का दरवाजा खोल जब वे अंदर आई तो जैसल कमरे में नहीं था। आहना को अंदाजा था कि शायद वे वॉशरूम में होगा और चेंज कर रहा होगा। आहना भी पूरी तरह से गीली थी और उसे बेहद ठंड लग रही थी। वो क्लोजेट से अपने लिए लोअर शर्ट निकालती है और फिर उन कपड़ों को हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है। वो ये सोच रही थी कि वे यहीं चेंज करे या जैसल के बाहर निकलने का इंतजार करे। फिर कुछ सोचकर वो वहां से जाने लगी। शायद दूसरे रूम में जाने का सोच रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। आहना ठहर गई। उसने पलट कर जैसल की तरफ देखा, जिसने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक लोअर पहना हुआ था, क्योंकि काला रंग तो उसका हमेशा से ही फेवरेट था। बेहद हैंडसम और डेसिंग लग रहा था वे इस वक्त। लेकिन उसने आहना पर अपनी नजरें नहीं डाली और वहां से आगे बढ़ने लगा। तो आहना ने अपने कदम बढ़ा जैसल के करीब होते हुए उसकी बाजू पकड़ ली। जैसल ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और आहना की तरफ और देखे बिना बोला, अभी नहीं वाइफी, दिमाग बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गुस्से में तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट करूं। तो अभी तुम दूर रहो मुझसे। जैसल की बात सुन आहना ने उसकी बाजू को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और मध्यम आवाज में बोली, एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे सफाई का मौका तो दो। इतना सुनते ही जैसल ने झटके से आहना की बाजुओं को पकड़ा और सीधा उसे दीवार से चिपका दिया। उसकी लाल आंखों में बेपनाह गुस्सा भरा था इस वक्त। वह दांत पीसते हुए कहता है, मुझ पर हमला हुआ और मैं अपने दुश्मन पर वार नहीं कर सका। तुम्हारी वजह से मैं अपने दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गया। मुझे गोली लगने वाली थी, मेरी जान जा सकती थी अगर मेरे आदमी ने उस गोली को अपने ऊपर नहीं लिया होता। क्यों किया तुमने ऐसा वाइफी? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो तुम क्यों ही कह दो, मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे वाइफी, धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये शब्द कहते हुए जैसल की सुर्ख आंखों में कुछ नमी सी उतर आई थी। आहना सिसकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने दुश्मनों से लड़ने जा रहे हो। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि तुम ध्रुव से अपना हिसाब बराबर करने जा रहे हो। तुमने जिस तरह से अपने गुस्से में गन निकाली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा तुम ध्रुव को मार दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी गन से गोलियां निकाल दी थी। आहना की गोल मटोल काली आंखें में इस वक्त आंसू बहने लगे थे। जैसल ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, तुम्हें ध्रुव की इतनी परवाह क्यों थी वाइफी? तो तुम गलत समझ रहे हो। मुझे ध्रुव की नहीं तुम्हारी फिक्र थी। मैं डर गई थी। मुझे लगा अपने गुस्से में तुम ध्रुव को मार दोगे और जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे तोड़ दोगे। आहना की बात सुन जैसल की पकड़ उसकी बाजुओं पर ढीली पड़ने लगी। वो बस एक टक आहना को निहारता रहा। आहना जैसल के चेहरे पर को देख कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था जैसल कि तुम चाहे कुछ भी करो, किसी की जान नहीं लोगे, खून खराबा नहीं करोगे। मैंने उस वक्त तुम्हें ऐसे गुस्से में उबलते हुए देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उस वक्त जो सही लगा वह कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। आई एम सॉरी। आहना की आंख से बह रहे आंसू जाने क्यों जैसल के सीने में चुभ रहे थे। वो अपनी उंगलियों से आहना की भीगी पलकों को पोंछता है और हल्का मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम मुझे रोकना ही चाहती थी तो और भी रास्ते थे तुम्हारे पास वाइफी। आहना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैसल के चेहरे को देख कहती है, उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थे। मुझे डर लग रहा था तुमसे बात करने में या तुम्हारे सामने आने में, इसलिए मैंने चुपके से। आहना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मासूमियत से अपनी नजरें नीचे झुका ली। आहना अभी भी गीली थी, उसका बदन अब कांप रहा था। ये देख जैसल उसकी चेन पे अपनी उंगली रखते हुए कहता है, जाओ पहले कपड़े चेंज करके आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम गुस्सा नहीं होना। आहना ने घबराहट भरे लहजे में जब सवाल किया, गुस्सा तो हूँ वाइफी, और अब यह गुस्सा तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब इससे पहले कि तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ हो, जाओ जाकर चेंज कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी को मेरे अलावा कोई और तंग करे। गो। जैसल ने बड़े प्यार से अपनी पलकें झपकाकर आहना को वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया। आहना चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसल वहीं रखे सोफे पर बैठ गया और कॉफी टेबल पर अपने पैर आराम से
टिगा अपने सिगरेट को सुलगाते हुए एक लंबा कश भरा और उसकी नज़रें इस वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पर थी। उसने किसी को कॉल मिलाई। हाउ इज हेमर कंडीशन नाउ बॉस? वो रिकवर कर रहा है। डॉक्टर्स अपने काम में लगे हैं। मैं भी अगले 24 आवर्स में वो खतरे से बाहर होगा। राका की बात सुन जैसल ने कोई जवाब दिए बिना कॉल कट कर दिया। उसके बाद जैसल ने अपना फ़ोन साइड में रखा और अब पहली सिगरेट को ज़मीन में फेंक दूसरी सिगरेट को सुलगाने लगा। तभी वॉशरूम का गेट खुला तो जैसल की नज़रें उस तरफ खुद ब खुद चली गई। आहना ने इस वक्त मून कलर का लोहा पहना हुआ था, साथ में ग्रीन कलर का ब्लू शर्ट। उसके बाल खुले हुए थे जो अभी भी कुछ गीले से लग रहे थे। वे धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है और जैसल के करीब आती है। जैसल उसके सहमे हुए चेहरे को कुछ पल निहारता है, फिर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, अगर इरादे नेक थे तो फिर डर क्यों रही हो वाइफी? जैसल की बात सुन आहना ने अपनी घनी पलकों को उठाया और उसे देखने लगी। जैसल ने अपनी सिगरेट जमीन पे फेंकी और उठकर खड़ा हुआ। वो आहना के करीब आने लगा तो आहना ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। तभी आहना का चेहरा अचानक ही दर्द से भर गया। उसकी सिसकी निकल गई क्योंकि अभी अभी जो सिगरेट जैसल ने सुलगा कर फेंका था वह आहना के कोमल पैरों के नीचे गलती से आ गया था। आहना के चेहरे पर दर्द की शिकन को पड़ते हुए जैसल परेशान हो उठा। उसने आगे बढ़ आहना को जल्दी से अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पे लेटा दिया। आई एम सॉरी वाइफी, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सिगरेट तुम्हारे पैरों तले आ जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। यह कहते हुए जैसल ने आहना का पाँव अपने हाथ में पकड़ लिया और बेचैन निगाहों से उसे देखने लगा था। तुम क्यों इतना नशा करते हो? सारा दिन सिगरेट पीते हो। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। आहना ने बड़ी मासूमियत से कहा। जैसल कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर हल्का मुस्कुरा कर बोला, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है वाइफी। कोई गम भुलाने के लिए नशा करता है तो कोई कूल दिखने के लिए। मैं नशा करता हूँ क्योंकि इस नशे में मुझे एक ताकत सी महसूस होती है, खुद को बेहद मजबूत फील करता हूँ जब नशा करता हूँ। तुम छोड़ क्यों नहीं सकते इसे? आहना ने सवाल या लहजे में कहा। तुम चाहती हो कि मैं नशा करना छोड़ दूँ? जैसल ने सवाल किया। आहना ने अपना सिर हिलाते हुए बस हम कह दिया। बरसों पुरानी आदतें एक झटके में तो नहीं छूटती वाइफी, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करूँगा। तुम साथ दोगी मेरा? जैसल बड़े ही मोहब्बत आवाज में बोला। आहना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जैसल बिस्तर पे उसके करीब होते हुए उसके गाल पर अपनी हथेली रख कहता है, तो फिर अभी मुझे बहुत तलब लग रही है शराब पीने की। अब तुम बताओ मैं कैसे खुद को काबू करूँ? जैसल की बात सुन आहना मुंह बनाते हुए सोचने लगती है। वह अपने दांतों को बीच अपनी उंगली का नाखून चबाते हुए पूरी तरह से सोच में डूबी हुई थी और जैसल मोहब्बत से भरी नजरों से एकटक उसके मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था। तभी आहना मुस्कुरा कर कहती है, चलो हम आइसक्रीम खाते हैं। जैसल भौहें सिकुड़ते हुए कहता है, इस वक्त आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़े ही होता है और हम आइसक्रीम खाने में बिजी हो जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग से शराब पीने का ख्याल अपने आप भाग जाएगा। आदत को एक झटके में छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसे इग्नोर करके टाला जरूर जा सकता है और जब तुम उसे टालने की कोशिश करोगे तो वह धीरे धीरे खुद ही दिमाग से बाहर हो जाएगी। ये कहते हुए आहना के होठों पर एक मुस्कान थी। जैसल हल्का मुस्कुराया और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। उसने सोफे से अपना फ़ोन उठाया और आहना की तरफ देखते हुए बोला, मेरा आइसक्रीम खाने का तरीका बेहद अलग है वाइफी, तुम मुझे रोकोगी तो नहीं ना? आहना आंखें बड़ी करते हुए कहती थी, जैसे खाना है वैसे खाओ, मैं क्यों रोकूंगी? हाथ से खाओ, स्पून से खाओ, फर्श पे बिखेर के खाओ, वो तुम्हारा मैटर है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। उसकी बातें सुन जैसल के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। दिमाग में जैसे कुछ चल रहा था। वो अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए बोला, कौन सा फ्लेवर वाइफी? स्ट्रॉबेरी। आहना ने फटाक से उत्तर दे दिया। कुछ देर बाद जैसल सोफे पे बैठा अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था और आहना बिस्तर में लेटी अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। तभी रूम का गेट नॉक हुआ तो जैसल के चेहरे पर कुछ अलग से एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी ने जैसल की तरफ एक पैकिंग बॉक्स बढ़ाया और वहाँ से चला गया। लो वाइफी, आ गई तुम्हारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। जैसल की बात सुनकर आहना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना मोबाइल साइड में रखा और बिस्तर में उठकर बैठ गई। जैसल ने बाउल में आइसक्रीम निकाली और उस पर स्पून लगाकर आहना की तरफ बढ़ाया। आहना ने वह बाउल अपने हाथ में लिया और जैसल को देख बोली, तुम नहीं खाओगे? जैसल हल्का मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा ना वाइफी, मेरा तरीका अलग है, पहले तुम खा लो उसके बाद मैं खाऊंगा। जैसल की बात सुन आहना अपने दोनों कंधे उचका देती है और बेपरवाही से आइसक्रीम खाने में बिजी हो जाती है। उसके चेहरे
पर सुख का सुकून बता रहा था कि उसे आइसक्रीम कितनी ज़्यादा पसंद है और जैसल अपने होठों पर मुस्कान ले आहना की इस कीमती खुशी को बस देखे जा रहा था। कुछ देर बाद आहना मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, लगता है मैंने सारी खत्म कर दी, तुम्हारे लिए बची ही नहीं। तुम बेफिक्र होकर खाओ वाइफी, मैंने इतनी मंगवाई है कि तुम सारी रात खाओगी तब भी खत्म नहीं होगी। जैसल ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बस अब नहीं खाना, अब मेरे पेट में जगह नहीं बची, बाकी की तुम खा लो। इतना कि आहना ने नैपकिन उठा, अपने होंठ साफ किए और आराम से बिस्तर में लेट गई। जैसल आइसक्रीम से भरा हुआ बाउल अपने हाथ में लिए हुए आया और आहना के करीब बिस्तर में बैठ गया। उसने हल्के से आहना की टी शर्ट को ऊपर उठाया तो आहना आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? अब मैं अपने तरीके से आइसक्रीम खाऊंगा वाइफी, और थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं रोकोगी। इतना कहे जैसल ने आहना को कुछ कहने का मौके दिए बिना उसके पेट में आइसक्रीम डाली और अपनी टंग से लिक करते हुए उसे खाने लगा। आहना ने अपने बदन पर आइसक्रीम की ठंडक महसूस हुई तो उसकी सिसकी निकल गई और जब जैसल की गर्म टंग उसे अपने पेट पे फील हुई तो बेड की सीट उसकी मुठिया तेजी के साथ कस गई। वो अपनी कांपते हुई आवाज के साथ कहती है, तुम ऐसे आइसक्रीम खाओगे? यस वाइफी, मैं सारी आइसक्रीम ऐसे ही खाने वाला हूँ। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, मेरा नशा। ये कहकर जैसल ने एक नजर आहना के पूरे बदन को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, और साथ में आइसक्रीम भी, कोल्ड रोमांस। जैसल, ये क्या कर रहे हो तुम? आहना की गहरी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। जैसल ने आहना के इनर को उतारते हुए मधुर आवाज में कहा, आइसक्रीम खा रहा हूँ वाइफी, कहा था ना मेरा तरीका अलग है। इतना कह जैसल ने आहना के नेक सीने पर आइसक्रीम लगाई और उसके एक ब्रेस्ट को अपने मुंह के अंदर भर उसे सक करने लगा। आइसक्रीम आहना के बदन पे पिघल पिघल कर बहती जा रही थी और जैसल अपनी जीभ से उसके पूरे बदन को लिक में फेस कर रहा था। जैसल ने आहना ने कसकर उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और गहरी आवाज में बोली, मुझे कुछ हो रहा है जैसल, क्यों कर रहे हो इसे ऐसे? स्टॉप इट। जैसल ने अपना सिर उठा आहना के चेहरे को देखा और बोला, डोंट वरी वाइफी, आइसक्रीम खत्म करके तुम्हें छोड़ दूंगा, लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। ये कहते हुए जैसल के होठों पर एक डिवली स्माइल थी। आहना की बेहद मधुर निटोन्स आवाज उस कमरे में गूंजी। उसका बदन पूरी तरह से अकड़ने लगा था।
इस दौरान दोनों एक दूसरे की गहरी निगाहों में देखते रहे, जहाँ के लिए ये रात बेहद हसीन और कामुक थी। जैनब इस रात एक दूसरे की बाहों में और दूसरे के बदन में उलझाए हुए गुजार दिया था। अगली सुबह आहना की भाई तबीयत धीरे धीरे करके खांसी है, तो उसे अपने बदन में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। उसे अपना शरीर बेहद थका सा फील हो रहा था। एक लंबी गहरी लेटे हुए आहना बिस्तर में उठकर बेड जाती है। इस सबसे पहले अपने बगल में देखती है जयसल नहीं, फिर खुद पर नजर डालती है। इस वक्त उसने जेठा का आउट शर्ट पहन रखा था, जो शायद जैसे ही उसको पहनाया होगा, क्योंकि आहना तो थकन में फील होकर जाने को चल रही थी। वो ब्लैंकेट को किनारे हटा बिस्तर से उतरती है, अपनी हालत समझती है, बालकनी की ओर जाती है, लेकिन जैसल को मौका फिर वापस कमरे में आती है। इस वक्त उस लंबी सी शर्ट और मोटी पीढ़े के साथ आंखें बेहद क्यूट लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग से भाव थे, जैसे दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने वॉशरूम की तरफ नजर दौड़ाई और गेट बाहर से लॉक था। वो समझ गई कि जैसल वॉशरूम में नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए उसने रूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खुल भी गया। ये देख अहाना थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि ये पहली बार था जब जैसल ने अहाना को रूम में लॉक नहीं किया था। इससे पहले जैसल बाहर निकलता था तो हमेशा गेट को बाहर से लॉक करके जाता था, ताकि आहना बाहर न निकल सके। आहना ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाए। वे बस आगे बढ़ रही थी, कुछ पता नहीं था कि वे जा कहाँ रहे हैं, कर क्या कर रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग कैसे कुछ जैसे कुछ सर्च करने में जुटा हुआ था। तभी उसके कान में एक आवाज पड़ी और उसी कमरे के सामने वे ठहर गए। कुछ पल रुककर उसने उस रूम का दरवाजा हल्का सा और बहुत धीरे से खोला। वह देखती है कि जैसल दीवार के बीचों बीच बने एक सीक्रेट पोल के सामने खड़ा था और उसमें कुछ चेक कर रहा था। साथ में अपने कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस पर भी किसी से बाय कॉल भी कनेक्टेड था। नो रहा था। अब मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाली हूँ। उसे कहो कि उसका जेम्स से अब कोई वास्ता नहीं है। गॉट इट, जैसल बात करते हुए इस बात से कुछ फाइल निकालता है और उलट पलट कर चेक करता है, फिर उन फाइलों को वापस उस वाल के अंदर रखता है और उसमें से कुछ पेन ड्राइव निकाल कर अपने हाथ में लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। जेसन पलट के देखता है, लेकिन तब तक आहना, जो कि कमरे की दहलीज पर ही खड़ी थी, वह तुरंत ही बाहर की तरफ हो गई। जेसन ने ये सब इग्नोर किया और उस पेन ड्राइव को ले सोफे पर बैठ गया। लैपटॉप को अपनी गोद में रख उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हुए जेसन थोड़ी गौर से उसे देखने लगा। दरअसल उस पेन ड्राइव में जेसन की सारी इलीगल डील्स की इंफॉर्मेशन थी। आज तक उसने कितनी डील्स की, ड्रग्स कहाँ कहाँ सप्लाई किए, कितने अवैध हथियार बेचे और खरीदे, कानून की नजरों से कितना पैसा बचाया और टैक्स को चोरी की। इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी उसके गैर कानूनी धंधे चल रहे थे। उसकी एक से एक बड़ी डील्स, सब कुछ उस पेन ड्राइव के अंदर था। और उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर जैसे किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस क्लाइंट ने जैसन का माल तो खरीदा था, लेकिन पेमेंट पे नहीं किया था। कुछ देर लैपटॉप में गंभीरता से लगे रहने के बाद जैसल ने उस पेन ड्राइव को निकालकर वापस उस वॉल में रख दिया और अपने फिंगर्स का प्रिंट लगाते हुए उसे लॉक कर दिया। जैसल की हरकत को नोट करते हुए अहाना कब से दरवाजे की ओर ओट कर खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब जैसल बाहर निकलेगा। इसलिए वह तुरंत ही वहां से चली गई। आगे बढ़ते हुए वह सीधा वॉल में आई, जहाँ कई सारे गार्ड्स मौजूद थे। अब जाकर आहना ने खुद को देखा और उसे होश आया कि वह जैसल की शर्ट में ही बाहर आ गई थी। उसे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था इस बात का। वह खुद पर इरिटेट हुई, तभी एक कड़क और वजनदार आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी। अपनी नजरें वही उठाएगा जिसे अपनी आंखों से प्यार न हो। अगर किसी की नजरें एक बार भी उठी तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। जैसल मन नहीं भी कहता तो किसी भी आदमी में आहना पर नजर डालने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उसकी धमकी की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। आहना ने पलट कर देखा जहां जैसल खड़ा था। जैसल का चेहरा गुस्से में लाल था। ये देख आहना थोड़ा सहम गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। जैसल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही कुछ कहा, बस आहना को बाहों में उठाया और कमरे की ओर लेकर गया। अंदर आकर उसे गोद से नीचे उतारते हुए जैसल थोड़े कड़क लहजे में बोला, क्या था ये वाइफी, क्या था ये सब वाइफी, तुम इस हालत में बाहर क्यों चली गई? आहना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना तो तुम मुझे रोक कर देते थे जोन में। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या पहना हुआ है और मैं तुम्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ती गई। माफ कर दो, सॉरी। आहना की मासूमियत पर जिसल का सारा गुस्सा पानी हो गया। वह हल्का मुस्कुराया, फिर उसके मुलायम गाल को हल्का सा खींचते हुए बोला, ऐसे कोई सॉरी बोलता है क्या वाइफी? सॉरी बोलने का भी एक अंदाज होना चाहिए कि सामने वाला तुमसे नाराज रह ही ना पाए। ये सुन आहना कुछ पल खामोश कर रही। इस दौरान उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर एक गहरी सांस लेकर वे जैसल के नजदीक आई और उसकी गर्दन पर अपनी हथेलियां रखी। अपने पैरों को हल्का ऊपर उठा उसने जैसल के कठोर लबों को अपने सॉफ्ट लिप्स के बीच कैप्चर कर लिया। जैसल की हथेलियां आहना की कमर पर कस गई और धीरे धीरे उस करके उसकी जांघों की ओर पड़ने लगी।
क्योंकि हना ने सिर्फ स्कर्ट पहना हुआ था और उसके अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए जेसल की उंगलियां उसके पूरे बदन को बखूबी टटोल रही थी। जैसे ही आहना को जेसल की फिंगर्स अपने प्राइवेट पार्ट पर फिसलती हुई महसूस हुई तो उसने उसे पुश करते हुए खुद से दूर धकेल दिया। आहना की क्यूट फेस पर नाराजगी देख जेसल थोड़ा हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, क्या हुआ? माफी नहीं चाहिए। आहना इरिटेट होते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर की हवस कब खत्म होगी? जब देखो बस वही दिमाग रखा रहता है और कुछ नहीं सोचता। जेसल ने आहना की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आहना जेसल के सीने से टकरा गई और उसके रेशमी जुल्फे जेसल की शर्ट और उसकी गाड़ी में भी चिपक गई। तुम हो ही ऐसी वाइफ हो कि तुम्हें देखकर मेरा ईमान, मेरी नीयत, मेरे जज्बात सब बेकाबू हो जाते हैं। बस दूर मत जाना यार, कभी भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, वरना मेरा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। जेसल की बात सुन आहना गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगी। जेसल ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों के घेरे में लिया और अपने गर्म सीने में किसी छोटी बच्ची की तरह छुपा लिया। जेसल के सीने में छुपे हुए आहना के चेहरे के भाव झलकते इस वक्त उसकी आंखों में कुछ था। उससे ही कहती है, मुझे भी पेंट वाई चाहिए, पर कैसे? वो लोकल तो फिंगरप्रिंट से खुलता है, मैं कैसे खोल पाऊंगी उसे? अगले ही पल जेसल ने आहना के माथे पर बड़े प्यार से किस किया तो आहना की आंखें बंद हो गई और वो ऐसे ही जेसल के सीने में छुपी रही। एक हफ्ते बाद उस दिन चारू अपने कॉलेज से इस वक्त थकी हारी अपने रूम में आई थी। उसने अंदर आकर अपना बैग बिस्तर पे फेंका और सीधा किचन की तरफ बढ़ी। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर एक घूंट पानी पिया और फिर वापस अपने रूम की तरफ गई। अपनी बिखरी जुल्फों को समेटते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से जूड़ा पिन उठाई और उसने अपने बालों में फंसा लिया। इसके बाद वह सीधा बाथरूम गई और फ्रेश होकर कुछ ही पलों में वह वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने अपने बदन पर पे पिंक कलर का एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसकी गीली जुल्फें उसके कंधे पर बिखरी हुई थी। जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके अलावा भी इस कमरे में कोई है। वे बार बार इस एहसास को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बार बार उसे कुछ खटक रहा था। हालांकि वह अपनी नजरें अच्छे से उस कमरे में दौड़ा चुकी थी, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया था। उसने इसे अपना वहम माना और ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने कोमल बदन पर लोशन अप्लाई करने लगी। अचानक पीछे से किसी की कठोर उंगलियों ने उसकी कोमल पीठ को छुआ तो चारू का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आईने में से देखा तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा इस वक्त मास्क से ढका हुआ था। उसे देखते ही चारू जोर से चीखी, लेकिन उसकी चीख बाहर निकल पाती तब तक उस आदमी ने उसका मुंह अपनी सख्त हथेली में दबा लिया था। वह चारू को खींच कर बिस्तर पे पटकता है, फिर खुद भी उसके ऊपर आकर उसे अपने बदन के नीचे दबा लेता है। चारू बेहद डरी हुई थी। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? उस आदमी ने अपना मास्क खींच कर निकाला तो चारू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ध्रुव चारू की दोनों हथेलियों को उसके सिर के ऊपर करते हुए ध्रुव ने एक हाथ में कैद कर लिया और उसकी फीकी पलकों को सूंघते हुए बोला, क्या हुआ जाने मन? खुशी हुई नहीं हुई मुझे जिंदा देखकर? तुम जेल से छूट गए? चारू ने सहमी हुई आवाज में ये सवाल किया। ध्रुव उसके डरे हुए चेहरे को देख हल्का मुस्कुराकर बोला, यस जाने मन, जेल से भी छूट गया और मौत के मुंह से भी बाहर आ गया, सिर्फ तुमसे हिसाब बराबर करने को। ध्रुव के चेहरे पर कुछ खतरनाक से भाव थे इस वक्त, जिन्हें देख चारू डर के कारण कांप रही थी। वो ध्रुव को दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम मेरे रूम में कैसे आए? मैं इसे लॉक करके गई थी और इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। ओह कम ऑन जाने मन, ये बच्चों जैसे सवाल मत करो, बल्कि ये सवाल करो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ध्रुव अजीब नजरों से चारू के बदन को देखते हुए बोला। ध्रुव के इरादे को भांपते हुए चारू ने उसके सीने पे जोर से पुश किया और बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। ध्रुव बड़े आराम से बिस्तर पर लेटा था और अपनी कोहनी को बिस्तर में टिका अपना सिर अपनी हथेली पर रखे किसी राजा की तरह लेटा हुआ चारू को निहार रहा था। देखो ध्रुव, तुम जाओ यहाँ से, मैं शोर मचा दूंगी, तुम फिर से जेल जाओगे। ये कहते हुए चारू ने ध्रुव को अपनी उंगली दिखाई। ध्रुव ने नीचे से ऊपर तक बड़ी गहरी निगाहों से चारू को देखा। उसके बदन में इस वक्त सिर्फ एक टॉवल था जिसमें उसकी गोरी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी हल्की गीली और बिखरी हुई जुल्फें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। ध्रुव एकदम से बिस्तर पर से उठा और चारू के नजदीक आने लगा। चारू अपने कदम पीछे खींचते हुए बोली, जाओ यहाँ से ध्रुव, मेरे पास मत आओ, चुपचाप यहाँ से निकलो। ये कहते हुए चारू दीवार से चिपक गई थी और ध्रुव ने उसके सिर के आसपास अपनी दोनों हथेलियां टिका उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया था।
तुम मुझे समझ नहीं जाने मन। मैं अच्छा था सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ जेंटल था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन असल में मैं कैसा हूँ इसका अंदाजा तुम्हें अब लगेगा, क्योंकि प्यार जैसा तो अब हमारे बीच कुछ रहा ही नहीं ना ध्रुव। ये सब जो कुछ हुआ है ना, वे तुम्हारे कर्मों की सजा थी। तुमने वही काटा जो तुमने बोया था। तुमने किसी को धोखा दिया और वही धोखा तुम्हें हासिल हुआ। अब हिसाब बराबर हो गया। शुक्र मनाओ कि तुम जेल से भी छूट गए और मौत से भी बच गए। अब प्लीज मेरे रास्ते में कभी मत आना। मुझे नफरत है तुमसे। ध्रुव की आंखों में आंखें डाल चारू ने यह बात कही। ध्रुव थोड़ा हंसा, फिर चारू के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए बोला, पिछले गुनाहों का हिसाब बराबर हो गया ना जाने मन, तो बस अब नए गुनाहों की बारी है। इतना के ध्रुव ने एक झटके में चारू के सॉफ्ट लिप्स को अपने होंठों के बीच कैद कर लिया। वो रूडली और फोर्सफुली उसके लबों पर अपना गुस्सा उतार रहा था और चारू बस उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से वार किए जा रही थी। ध्रुव ने चारू की दोनों को कलाइयाँ पकड़ी और उसके सिर के ऊपर लगा दिया। तभी अचानक चारू के सीने पे बंधी उसकी टॉवल नीचे खसक गई। ध्रुव ने चारू के होठों को छोड़ा और अपनी नशीली आंखों से उसके नेक बदन को निहारने लगा। चारू ने उसको पुश करते हुए खुद से दूर किया और जल्दी से वे टॉवल उठा अपने बदन पे लपेटने लगी। वे सहमी निगाहों से ध्रुव को निहार रही थी, तो वहीं ध्रुव के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। देखो ध्रुव, मैं फिर से तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। आई नो तुम जमानत पर बाहर हो, मैं केस कर दूंगी तुम पर, फिर से वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए अभी के अभी यहाँ से जाओ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ध्रुव अपनी खतरनाक आंखों से चारू को देखते हुए उसके बेहद नजदीक आ जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है, मैं अपनी लाइफ में ताकतवर और दौलतमंद बनना चाहता था और उस सफ़र तक पहुंचने का रास्ता था जेम्स की दुनिया। लेकिन तुमने मुझे उस दुनिया से बेइज्जत करवा दिया। मैं जेम्स का भरोसा नहीं जीत पाया तुम्हारी वजह से। अब यह मुकाम आ गया है कि मुझे अपने सपने छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जेम्स मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सिर्फ तुम्हारी वजह से प्यार तो खो ही दिया था मैंने, अब अपना सपना भी खो दिया। जिस इंसान का सब कुछ खो गया हो, फिर उसे किसी बात का कोई डर नहीं रह जाता। और अब मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अब तुम ध्रुव को नहीं, हैमर को देखोगी, असली हैमर। इतना कह ध्रुव ने चारू का गला छोड़ा तो चारू जोर जोर से सांसें लेने लगी। चलता हूँ। इतना कह ध्रुव कुछ पल रुका, फिर दोबारा बोला, लेकिन जल्दी मिलता हूँ। चारू हैरान परेशान सी अपनी सांसों को काबू करते हुए बस ध्रुव को निहारती रह गई और वे वहां से चला गया। हवेली में आहना सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। मुकुंद डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आहना भी वहां आती है और एक चेयर खिसका कर बैठ जाती है, फिर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, आज आप अकेले खा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? मुकुंद कुछ जवाब देते तभी नंदिता की आवाज़ उन दोनों के बीच गूंजी, क्योंकि आज तीज है। मेरा और काशवी का व्रत है, तुम्हारा भी तो शादी के बाद पहला तीज है। तुम व्रत नहीं रखोगी क्या? नंदिता की बातों में एक उपहास था, लेकिन उनकी बात सुन आहना, जिसने प्लेट में खाना डालना शुरू ही किया था, वह अब ठहर चुकी थी। माथे पर कुछ बल सा पड़ गया था, जैसे किसी सोच में डूबी थी। उसे ऐसे देख मुकुंद हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे उम्र वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है। आप उसकी ज़िंदगी में आई है, उसे पूरी तरह से बदलती जा रही है। ये क्या कम है? आहना थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे याद नहीं था कि आज तीज है, वरना मैं क्यों नहीं रखूंगी ये व्रत। अभी भी देर नहीं हुई, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, मैं ये व्रत रखूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसल की वजनदार आवाज़ सुन आहना ने पलट कर देखा तो जैसल दरवाजे की तरफ से अंदर ही आ रहा था और अब तक अपने कदम बढ़ा। वो आहना के नज़दीक होते हुए बोला, व्रत पूजा पाठ कुछ नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये सब नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी खाना खाओ। जैसल की नज़रें आहना पर थोड़ी रुकी, जिसे देख मुकुंद कहते हैं, जैसल आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आहना से? वे आपकी पत्नी है, उन्हें हक है, उन्हें क्या करना है उसका फैसला वे खुद ले सके। जैसल व्यंग्यात्मक मुस्कान ले मुकुंद की ओर देख बोला, हक की बातें आपके मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, और मेरी वाइफी के लिए क्या सही है क्या गलत वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आप बस रहने ही दे। इतना कह जैसल ने आहना की ओर देखा और बोला, ऐसे मूर्ति बने क्यों बैठी हो, खाना खाओ वाइफी। आहना ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चेयर से उठकर सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।